तो आज हम कोनिकल पेंडुलम की डेरिवेशन करने वाले हैं। हमें ये समझना ज़रूरी है कि इसके अंदर पेंडुलम होता क्या है। तो पेंडुलम कुछ और नहीं, एक किसी फिक्स सपोर्ट से किसी भी स्ट्रिंग को, अब स्ट्रिंग कुछ भी हो सकता है, रस्सी हो सकती है, रोप या फिर तुम्हारा वायर, कुछ भी हो सकता है, उसे किसी फिक्स सपोर्ट से लटका दिया जाए और उसे यहाँ पे किसी एक मास से लटका दिया जाए और उस मास को इस तरीके से मोशन करा दिया जाए। जैसे कि आप देखते होंगे कि बहुत सारी घड़ियों के अंदर पेंडुलम हमें देखने को मिलता है, तो वो तुम्हारा हो गया सिंपल पेंडुलम। अब उस पेंडुलम को हमने क्या कर दिया, इस फिक्स सपोर्ट से ऐसे लगा दिया। फिर इस तरीके से जो स्ट्रिंग थी उस स्ट्रिंग को यहाँ पे इस तरीके से किसी जो है ना ऑब्जेक्ट से लटका दिया। अब उसे हमने क्या किया, इस एंगल पे इस तरीके से थीटा एंगल पे इंक्लाइन कर दिया और उस थीटा एंगल पे इंक्लाइन करके हमने उसे ऐसे सर्कुलर मोशन में मूव कराया। तो यहाँ पे इस तरीके से जब ये घूमता है, ऐसे 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 घूमता है, तो आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे क्या बनती है, एक कोन बनती है। इस वजह से इसे हम क्या कहते हैं, कोनिकल पेंडुलम कहते हैं। अब इस कोनिकल पेंडुलम को सॉल्व करने के लिए हमें इसके ऊपर सबसे पहले फोर्सेस ड्रॉ करना है। तो यहाँ पे हमारा जो ये ऑब्जेक्ट था, तो इसके ऊपर हमें देखना होगा कि कौन से फोर्सेस लगती हैं। तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर सबसे पहले जो फोर्स लगती है वो लगती है वेट mg, जो कि कैसी होती है, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो वेट mg यहाँ पे हम लिख देंगे, जिसमें m क्या होता है, मास होता है बॉडी का, ये जो बॉडी है, ये जो भी ऑब्जेक्ट है उसका, और जी क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। अब यहाँ पे एक ये देख सकते हैं आप कि स्ट्रिंग है जो यहाँ पे ब्लू कलर की है। अब ये स्ट्रिंग क्या करती है, इसको खींचने का काम करती है, यानी यहाँ पे पुलिंग फोर्स लगाती है। तो वो जो पुलिंग फोर्स है उसको हम डिनोट करते हैं यहाँ पे टेंशन फोर्स से। तो यहाँ पे टी नॉट जो मैंने लिया है वो क्या है, टेंशन फोर्स है। अब टेंशन फोर्स हमेशा पुलिंग नेचर की रहती है, इसलिए इस तरीके से खींचती हुई फोर्स, यहाँ पे एक एरो ड्रॉ करेंगे, खींचता हुआ एक वेक्टर ड्रॉ करेंगे और वो वेक्टर स्ट्रिंग के अलोंग ड्रॉ करेंगे, स्ट्रिंग के ऊपर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरीके से हमारी दूसरी फोर्स भी यहाँ पे हो जाएगी। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कैसा मोशन कर रहा है, सर्कुलर मोशन कर रहा है। तो सर्कुलर मोशन करने की वजह से बाहर की तरफ यहाँ पे एक फोर्स लगेगी जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलेंगे, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला है mr², जिसमें m क्या है, मास है, r क्या है, ये इसी सर्कल का रेडियस है, ओमेगा क्या है, जो इस सर्कल में घूम रहा है उसकी एंगुलर वेलोसिटी है, उसका स्क्वायर है। ठीक है। अब यहाँ पे हमें देखना है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अगर बाहर की तरफ लग रही है तो इसे बैलेंस करने के लिए अंदर की तरफ भी कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगी। तो वो चीज़ जानने के लिए हमने क्या किया, इस टी नॉट को रिजॉल्व किया। तो टी नॉट को जैसे हमने रिजॉल्व किया तो टी नॉट का एक कंपोनेंट हमने इधर ले लिया, टी नॉट कॉस थीटा। तो कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो इधर थीटा है, तो जिधर थीटा है उस साइड पे टी नॉट एज इट इज़ लिख देंगे जिसको रिजॉल्व करना है, और जिधर थीटा है उधर क्या लिख देंगे, कॉस थीटा लिख देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे टी नॉट कॉस थीटा हो गया। और यहाँ पे इस तरीके से इस साइड रिजॉल्व करने के लिए जिधर थीटा नहीं है वहाँ पे क्या करेंगे, टी नॉट ले लेंगे, और साथ में यहाँ पे कॉस थीटा लिए थे तो अब यहाँ पे क्या ले लेंगे, साइन थीटा ले लेंगे। तो इस तरीके से ये जो इक्वेशन यहाँ पे, ये टेंशन यहाँ पे क्या हो गया, रिजॉल्व हो गया। अब यहाँ पे टेंशन रिजॉल्व होने की वजह से हमें एक चीज़ देखने को मिलेगी कि सेंटर की तरफ जाती हुई एक हमें फोर्स मिलेगी, टी नॉट साइन थीटा। अब ये जो टी नॉट साइन थीटा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स के जैसा एक्ट करेगी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स जो यहाँ पे है ये बाहर की सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को क्या करेगी, बैलेंस करेगी, और ऊपर की जो फोर्स है टी नॉट कॉस थीटा, और वो नीचे की फोर्स को क्या करेगी, बैलेंस करेगी। अब इस वाली डायग्राम पे हम बाद में आएंगे, ठीक है, पहले हम इसको बैलेंस करके देखेंगे। तो मैंने यहाँ पे जिनको कन्फ्यूजन होता है उनके वास्ते लिख कर दे दिया है कि टी नॉट यहाँ पे टेंशन है, एम जी क्या है, वेट है, एम आर ओमेगा स्क्वायर हमारी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, आर यहाँ पे रेडियस है, एल लेंथ है। अब सिंपल से हमें बस क्या करना है, इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना है, यानी अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स से बैलेंस करना है और राइट वाले फोर्सेस को लेफ्ट वाले फोर्सेस से क्या करना है, बैलेंस करना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे राइट में कौन था, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और लेफ्ट में क्या था, टी नॉट कॉस, टी नॉट साइन थीटा। अब ये दोनों को हमें क्या करना है, बैलेंस करना है। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन लिख दी, टी नॉट इज इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी। अब उसके बाद देख सकते हैं
अपवर्ड कौन सा था, टी नॉट कॉस थीटा, और डाउनवर्ड कौन सा था, एम जी था। तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस करेंगे, तो इस वजह से यहाँ पे टी नॉट कॉस थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, एम जी आ जाएगा। अब मुझे जिस फॉर्मेट में मुझे आंसर चाहिए उस फॉर्मेट में लाने के लिए मैंने क्या किया, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से क्या किया, डिवाइड किया। तो ये थी इक्वेशन 1, यहाँ पे टी नॉट साइन थीटा आ गया, यहाँ पे टी नॉट कॉस थीटा आ गया, बीच में इक्वल टू था दोनों के, तो इसलिए इक्वल टू लिख दिए, और यहाँ पे इक्वेशन 1 की वैल्यू लिख दिए, यहाँ पे इक्वेशन 2 के हिसाब से वैल्यू लिख दिए, जो कि एम आर ओमेगा स्क्वायर है डिवाइड बाय एम जी आ गया। एम से एम कैंसिल हो जाएगा, टी नॉट से टी नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पे जी डिवीजन में था, इस साइड आकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में, इसलिए देखो जी साइन थीटा हो गया। अब यहाँ पे आर मल्टीप्लिकेशन में था, यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, डिवीजन में, इसलिए यहाँ पे आर कॉस थीटा हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बच जाएगा, ओमेगा स्क्वायर बच जाएगा। अब यहाँ पे जी साइन थीटा एज इट इज हो जाएगा। अब मुझे यहाँ पे पुट करना है आर की वैल्यू, जो कि साइन थीटा के फॉर्म में पुट करना है, और ये कॉस थीटा एज इट इज रह जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर। तो अब सवाल ये है कि ये वैल्यू कहाँ से आई, तो ये वैल्यू जानने के लिए मैंने सेकंड डायग्राम यहाँ पे आपके वास्ते ड्रॉ किया है। अब इस डायग्राम में हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लेंथ है, ये लेंथ किसके बराबर है, ये जो लेंथ है स्ट्रिंग की वो एल के बराबर है, एल हमने उसे माना था। अब इस लेंथ को हम क्या करेंगे, इस एक्सिस के अलॉन्ग और इस एक्सिस के अलॉन्ग रिजॉल्व करेंगे, यानी ये वर्टिकल में और हॉरिजॉन्टल में से रिजॉल्व करेंगे। तो एल को अगर हम थीटा जिधर है उधर रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, एल कॉस थीटा, और जहाँ पे थीटा नहीं है वहाँ पे रिजॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं एल साइन थीटा। अब आपको पता है सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होता है, रेडियस होता है आर, और इसी वैल्यू को अभी लेंथ के फॉर्म में हमने देखा था क्या होता है, एल साइन थीटा। तो एल साइन थीटा और आर क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इस वजह से आर की जगह मैं क्या लिखूंगा, एल साइन थीटा। अब इसी वैल्यू को यहाँ पे मैंने क्या किया, पुट किया, तो आप देख सकते हैं आर की जगह मैंने क्या लिखा, एल साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज, जी एज इट इज, नीचे कॉस एल एज इट इज, कॉस थीटा भी एज इट इज। तो इस तरीके से ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी जी बाय एल कॉस थीटा। अब हमें ओमेगा में इंटरेस्ट है ना कि ओमेगा स्क्वायर में, इसलिए मैंने क्या किया, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लिया। तो स्क्वायर रूट लेने की वजह से ये रूट के अंदर आ जाएगा जी बाय एल कॉस थीटा। अब हम जानते हैं ओमेगा का जो फॉर्मूला होता है 2 पाई बाय टी होता है, ठीक है, या फिर 2 पाई एन होता है। अब 2 पाई एन लिखो या 2 पाई टी लिखो, आपकी मर्जी, तो जो भी पहले लिखना है वो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया। अब ओमेगा का दूसरा फॉर्मूला अभी जस्ट निकाले हम, स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एल कॉस थीटा। अब ओमेगा की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिए 2 पाई बाय टी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एल कॉस थीटा। तो ये इक्वेशन 1 बोलो, इसको इक्वेशन 2 बोलो। तो ये ओमेगा की वैल्यू थी, तो बस ओमेगा की जगह मैंने ये पुट कर दिया 2 पाई बाय टी। अब t की मुझे वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो t यहाँ पे डिवीजन में था, उधर भेजेंगे तो किस में आ गया, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में आ गया, और ये पूरा टर्म यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में था तो इधर भेजेंगे तो किस में आ जाएगा, डिवीजन में आ जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ जी बाय एल कॉस थीटा, यहाँ पे इक्वेशन हमको मिल जाती है। लेकिन कोई क्या करता है, इसे रीअरेंज करके लिखता है। तो कैसे, तो ये t एज इट इज इक्वल टू का साइन एज इट इज, 2 पाई एज इट इज। अब ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर किस में जाता है, न्यूमरेटर में जाता है, तो इस वजह से एल कॉस थीटा जो नीचे था वो कहाँ आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो देख सकते हैं रूट के अंदर एल कॉस थीटा ऊपर की तरफ आ जाए, और ये जी नीचे था तो डिवाइड बाय जी एज इट इज आ जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे किसकी इक्वेशन निकाले, टाइम पीरियड की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। अब हमें निकालना है फ्रीक्वेंसी। तो हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में रिलेशन क्या होता है, 1 बाय टाइम पीरियड होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी और जो है ना टाइम पीरियड एक दूसरे से इनवर्स रिलेशन में आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का n एज इट इज है 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ टाइम पीरियड की वैल्यू क्या निकाले थे हम अभी, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ एल कॉस थीटा बाय जी। अब यहाँ पे भी आप ऐसे ही इसको रख सकते हैं, तो ये आपकी एक्सप्रेशन है, या फिर जो डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है जी उसको हम कहाँ भेजेंगे, न्यूमरेटर में भेज देंगे। तो जी ऊपर चले जाएगा तो इक्वेशन मॉडिफाई होकर रीअरेंज होकर कैसी हो जाएगी, 1/2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ, ये जी नीचे था ऊपर आके जी बाय एल कॉस थीटा, इस तरीके से आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी की और टाइम पीरियड की डेरिवेशन कर सकते हैं कोनिकल पेंडुलम के लिए। थैंक यू।